आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ रत्ना। आज के बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे झारखंड के हजारीबाग की, जहां महावीर मंडल के पूर्व अध्यक्ष और समाज सेवी कपिल केशरी के निधन के बाद बरही चौक की बदहाल यातायात व्यवस्था और अतिक्रमण को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। वहीं इंदौर में आयोजित गैस्ट्रो अपडेट 2.0 सम्मेलन में देश भर के विशेषज्ञों ने पीलिया, लीवर रोग और पाचन तंत्र से जुड़ी गंभीर बीमारियों पर चर्चा करते हुए समय पर जांच और उपचार की अहम सलाह दी। इसके अलावा झारखंड के पाकुड़ में आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मचारियों ने लंबित वेतन, ईपीएफ और न्यूनतम मजदूरी समेत कई मांगों को लेकर बैठक की और जल्द ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया। उधर मध्य प्रदेश के रीवा में पुलिस ने मोबाइल चोरी की 2 वारदातों का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी के दोनों मोबाइल बरामद कर लिए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं देश भर की इन अहम खबरों के साथ। देखते हैं पूरा न्यूज बुलेटिन। गोंडा के रानी बाजार स्थित श्री राम जानकी मारवाड़ी धर्मशाला में सावन महोत्सव के अवसर पर राम जानकी महिला मंडल द्वारा भव्य सावन मेले का आयोजन किया गया। मेले में महिलाओं, बच्चों, श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और विभिन्न सांस्कृतिक मनोरंजक गतिविधियों का आनंद उठाया। इस अवसर पर अनिल मित्तल, संजय अग्रवाल सहित महिला मंडल की सदस्याएं मौजूद रहीं। मेले में बनारस, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, देवरिया और गोंडा से आए व्यापारियों ने खान पान, लाख की चूड़ियां, ज्वेलरी, सूट, साड़ियां, बेडशीट, लड्डू गोपाल के वस्त्र, राखियां और अन्य आकर्षक उत्पादों के स्टॉल लगाए, जहां लोगों ने जमकर खरीदारी की। मेला परिसर को सावन की थीम पर आकर्षक ढंग से सजाया गया था। बच्चों के लिए झूले, गेम्स, प्रतियोगिताएं और सेल्फी पॉइंट विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं महिलाओं के लिए आयोजित हाउजी गेम ने सभी का भरपूर मनोरंजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं, बच्चों, श्रद्धालुओं की मौजूदगी से सावन मेले की रौनक देखते ही बनी। गोंडा से सीनू संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। हजारीबाग के बरही में महावीर मंडल के पूर्व अध्यक्ष और समाज सेवी कपिल केशरी साव का इलाज के दौरान निधन हो गया। उनकी मौत के बाद बरही चौक की बदहाल यातायात व्यवस्था और अतिक्रमण को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय नागरिक प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से अस्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरही धनबाद रोड पर अवैध सब्जी बाजार और अतिक्रमण के कारण 24 घंटे जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे कई हादसे हो चुके हैं। कपिल केशरी भी इसी अव्यवस्था के कारण हुए हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए थे और लंबे इलाज के बाद उनका निधन हो गया। ग्रामीणों और नागरिकों ने मांग की है कि अंचल प्रशासन सरकारी जमीन चिन्हित कर अस्थायी सब्जी मंडी विकसित करे, ताकि सड़क से अतिक्रमण हट सके। साथ ही बरही चौक से 300 मीटर तक घोषित नो पार्किंग जोन को सख्ती से लागू करने की भी मांग उठाई गई है। स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यदि जल्द अस्थायी समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। हजारीबाग से सीनू संवाददाता राहुल राणा की रिपोर्ट। इंदौर में आयोजित 2 दिवसीय गैस्ट्रो अपडेट 2.0 आईएसजी इंदौर 2026 की वार्षिक बैठक के दूसरे और अंतिम दिन विशेषज्ञों ने पीलिया, लीवर रोग, पाचन तंत्र की बीमारियों और लीवर ट्रांसप्लांट जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की। विशेषज्ञों ने कहा कि समय पर जांच और उपचार से अधिकांश गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। मेदांता हॉस्पिटल इंदौर के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग और गट क्लब इंदौर द्वारा आयोजित सम्मेलन में ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर हरि प्रसाद यादव ने कहा कि पीलिया को सामान्य बीमारी मानकर घरेलू उपचार या झाड़ फूंक का सहारा लेना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने बताया कि पीलिया कई बार लीवर, पित्त, नली या वायरल संक्रमण जैसी गंभीर बीमारियों का संकेत होता है। विशेषज्ञों ने सलाह दी कि आंखों और त्वचा का पीला पड़ना, गहरे रंग का पेशाब, लगातार थकान, भूख कम लगना, उल्टी या बुखार जैसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत विशेषज्ञ चिकित्सक से जांच करानी चाहिए। सम्मेलन के समापन पर विशेषज्ञों ने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और हेपेटोलॉजी के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और शोध को मरीजों तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई। सर 2 दिन कॉन्फ्रेंस में अलग अलग सेशन में अलग अलग बीमारियों को लेकर चर्चा हुई है। कल किन बीमारियों पे चर्चा हुई थी और आज किन पे की गई है और उसका क्या निष्कर्ष निकाला है आप लोगों ने? जी कल हमने जो एंडोस्कोपी विधि में जो नई चीज़ें अभी जो आ रही हैं और फ्यूचर में एंडोस्कोपी से क्या क्या संभव है उस पर चर्चा की, और साथ ही पित्त की नली, बाइल डक्ट में जो गंभीर बीमारियां होती हैं, सिकुड़न होना, स्टोन होना, इसको कैसे बिना सर्जरी के अपन ठीक कर सकते हैं बड़ी आधुनिक तरीके से कोलोनोस्कोपी से, उस पर चर्चा की। और आज हमने लिवर रिलेटेड टॉपिक जैसे कि लिवर ट्रांसप्लांट, फैटी लिवर, मोटापा, हेपेटाइटिस बी, इस पर चर्चा की। साथ में गैस की बीमारी जिसमें कि नई दवाएं आई हैं, मोटापे को कैसे कम किया जाए, आंतों की गंभीर बीमारियां जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, अक्लेजिया कार्डिया, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस और नई विधियां जिनसे कि हम पेट की जांचें करते हैं, इलाज, एंडोसोमा और कोलोनोस्कोपी, इन सब विषयों पर चर्चा की। हम बताइए आपका नाम? मैं डॉक्टर अरुण सिंह भदौरिया, पेट एवं लिवर रोग स्पेशलिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल। इंदौर से सीनू संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बोधघाट थाना पुलिस ने अवैध जुआ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर 12 जुआरियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से नकदी, मोबाइल फोन, वाहन और अन्य सामान सहित करीब 5,36,080 रुपए का माल जब्त किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 44,080 रुपए नकद, 2 ताश की गड्डियां, 2 दरियां, 12 मोबाइल फोन, 1 बुलेट, 1 पल्सर NS और 1 एक्टिवा समेत कुल 5,36,080 रुपए का माल जब्त किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ सार्वजनिक जुआ अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की विवेचना जारी है और ये पता लगाया जा रहा है कि इस अवैध जुआ नेटवर्क के पीछे कोई संगठित गिरोह तो सक्रिय नहीं है। इस कार्रवाई में थाना बोधघाट पुलिस और पैंथर टीम की अहम भूमिका रही, जिसकी वरिष्ठ अधिकारियों ने सराहना की है। जगदलपुर से सीनू संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। जगदलपुर के शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण दिखाया गया और युवाओं, विद्यार्थियों, नागरिकों ने नशा मुक्त भारत बनाने की शपथ ली। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के वन और जलवायु परिवर्तन सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन नशा इस लक्ष्य की सबसे बड़ी बाधा है। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए उन्हें नशे और भ्रामक प्रचार से दूर रहने का संदेश दिया। जिला प्रशासन ने बताया कि ये अभियान केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि अगले 100 सप्ताह तक प्रत्येक रविवार को चलाया जाएगा। अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, खेल प्रतियोगिताएं और अन्य जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़कर नशा मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। जगदलपुर से सीनू संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। पाकुड़ के शहरी स्वास्थ्य केंद्र में रविवार को आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में लंबित मानदेय, EPF कटौती और न्यूनतम मजदूरी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता ANM GNM संघ की सचिव इंदु ठाकुर और झारखंड चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के गोपाल कुमार ने की। कर्मचारियों ने समय पर वेतन नहीं मिलने और कई महीनों से मानदेय लंबित रहने की समस्या प्रमुखता से उठाई। बैठक में निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर संबंधित अधिकारियों और सिविल सर्जन कार्यालय को ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ ही समस्याओं के समाधान के लिए आगे की रणनीति भी तैयार की गई। कुछ दिनों से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। ससमय वेतन नहीं मिल रहा है कर्मचारियों को और पिछले सितंबर 2025 से हम लोग का वेतन से पैसा PF के लिए कट रहा है, पर वो जमा नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर के हम लोग कुछ दिन पहले CS के पास भी अपना गए थे, सर को अवगत कराएं कि ये समस्या आ रही है। सर ने भी कहा कि हाँ, इसको बहुत जल्द ही सुलझा लिया जाएगा, पर अभी तक PF का वाला जो हमारा समस्या है वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। और बहुत सारे प्रखंडों में जो है प्रभारी के द्वारा जो है कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया जा रहा है। इसको लेकर भी हमने CS को अवगत कराया था, पर अभी भी उनका व्यवहार हमारे कर्मचारियों के साथ वैसा ही अभद्र पूर्वक ही है। तो इसी समस्याओं को लेकर के आज हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में सभी प्रखंडों की लड़कियाँ आई हुई हैं और हमारे और भी जो कर्मचारी हैं वो भी आए हुए हैं। इसमें आउटसोर्सिंग NRHM कर्मी और जो रेगुलर कर्मी हैं वो सभी लोग सम्मिलित हैं। मेरा नाम इंदु कुमारी ठाकुर है, मैं NRHM ANM GNM संघ की सचिव है। क्योंकि अनेक समस्याएं हैं जिसके कारण हम लोग अत्यावश्यक बैठक किए। कई प्रखंडों में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा मनमानी भी किया जाता है। हाल में ही पकुड़िया में एक घटना हुई जिसमें कर्मचारियों को मारपीट और गाली गलौज किया गया प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा। इसकी लिखित सूचना उपायुक्त महोदय, सिविल सर्जन महोदय एवं संगठन को भी दिया गया है और NHM कर्मी के जो माह का प्रथम वेतन देना चाहिए वो वेतन भी भुगतान सही समय पर नहीं होता है। और PF की समस्या नवंबर 25 से, जिसकी कि हम लोग संगठन के द्वारा लिखित शिकायत सिविल सर्जन महोदय को एवं उपायुक्त महोदय को भी संगठन के पैठ पर दिया गया, जिसका उन्होंने बोला कि 1 हफ्ता में निदान हो जाएगा, परंतु अभी तक
10 दिन बीतने के पर भी अभी तक वो पीएफ की पैसा जमा नहीं हुई। और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का अनेक समस्याएं हैं। अभी हाल में ही पता चला कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का जीएसटी 18% कटता है, जबकि कर्मचारियों को तो जीएसटी नहीं कटना चाहिए। उनका पीएफ का भी समस्या है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का। और कई प्रखंडों में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों पर भी प्रभारी शिक्षा पदाधिकारी बीपीएम के द्वारा भी उनके कार्य के प्रति दबाव दिया जाता है। 8 घंटा से ऊपर कार्य लेने के लिए भी उनको बोला जाता है, जबकि हमारे सभी कर्मचारियों अपने काम के प्रति लगनशील रहते हैं। हम पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रीवा की अमैया थाना पुलिस ने मोबाइल चोरी की 2 वारदातों का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 40,000 रुपए कीमत के 2 चोरी के मोबाइल भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरकरण सिंह के निर्देशन में अमैया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गौरव सिंह उर्फ प्रिंस को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार पहली चोरी नरेंद्र नगर स्थित एक किराना दुकान से वीवो कंपनी का मोबाइल और दूसरी चोरी सिविल लाइन कॉलोनी के एक शासकीय आवास से मोटोरोला मोबाइल की हुई थी। जांच और पूछताछ के दौरान आरोपी ने दोनों वारदातों को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने चोरी के दोनों मोबाइल बरामद कर लिए। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय जेल रीवा भेज दिया गया। फरियादी हैं डॉक्टर ऋषि कुमार तिवारी। ये अटल पार्क के पीछे सिविल लाइन कॉलोनी में रहते हैं। ये कल आकर रिपोर्ट किए थे दिनांक 1 अगस्त को रिपोर्ट किए हुए थे कि इनके घर में अज्ञात चोर घुस करके और मोबाइल चोरी किया है। इसी दौरान एक और फरियादी आए थे, सुधांशु जैन पिता संतोष जैन। ये खुशी सुपरमार्केट नरेंद्र नगर के निवासी है। इन्होंने भी रिपोर्ट किया था कि इनके मोबाइल को किसी अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर लिया गया है। टेक्निकल साक्ष्य और अपने मुखबिरी के अनुसार आरोपी की पता तलाश की गई तो आरोपी हैं गौरव सिंह उर्फ प्रिंस। पिता का नाम इनके नागेंद्र सिंह है, निवासी ग्राम बेला। इसके कब्जे से दोनों मोबाइल जब्त किए गए हैं और उसको रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया। जहाँ कैसे चोरी किया था, यहाँ क्या करता है ये आरोपी? ये फरियाद इनके बताए अनुसार इनके घर में घुस करके ये दोनों घरों, इसके जो सुपर मार्केट है इनके मार्केट के दुकान के अंदर घुस करके, और ये अटल पार्क के पीछे शासकीय आवास है इनका सिविल लाइन कॉलोनी, वहां घुस करके इसने चोरी किया था। और इसके पूर्व इसके रिकॉर्ड भी हैं आरोपी के। इस प्रकार से इसका जब पता तलाश की गई तो इससे दोनों मोबाइल बरामद हुए हैं। कितने का मोबाइल है? दोनों की कीमती करीब 40,000 रुपए है, पुरानी इस्तेमाली मोबाइल। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बिहार के शिवहर में सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ फोटो अपलोड कर उसे वायरल करना एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि 1 अगस्त की रात सोशल मीडिया पर एक युवक द्वारा अवैध हथियार के साथ फोटो वायरल किए जाने की सूचना मिली थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक देसी कट्टा, एक पिस्टल और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद अरसे आजम निवासी चिकनौता के रूप में हुई है। एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों का प्रदर्शन या किसी भी प्रकार की गैर कानूनी सामग्री का प्रसारण दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। शिवहर से सी न्यूज़ संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र में 4 माह की गर्भवती नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। पति से विवाद के बाद 22 वर्षीय प्रियंका यादव का शव किराए के मकान में फंदे से लटका मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। घटना ओबरा थाना क्षेत्र के भलुआ टोला की है। जानकारी के अनुसार प्रियंका यादव अपने पति के साथ किराए के मकान में रहती थी और 4 माह की गर्भवती थी। बताया जा रहा है कि घटना से पहले पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और इसके बाद पति ड्यूटी पर चला गया और कुछ समय बाद प्रियंका का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर ओबरा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर लगाया जाएगा। फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जाँच की जा रही है। मैडम अपना परिचय बताइएगा। मैं डॉक्टर मधुबाला हूँ। एक पहला मामला महिला का आया होगा, क्या मामला है पूरा?
ये हमारे यहाँ पे आज पेशेंट आई थी प्रियंका यादव करके 18 साल उम्र बताई गई है। ये हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड आई थी, मरी हुई अवस्था में आई थी। तो इनको जब हम लोग देखा तो उसका पर एग्ज़ामिन किया तो ये ब्रॉड डेड पाई गई। फिर इनसे पूछा गया कि क्या कैसे डेथ, क्या कोई मेडिकल हिस्ट्री है, तो इन्होंने बताया कि इन्होंने अपना पति बताया जो उनके लेके आए थे, तो उन्होंने कहा कि छत से गिर गई हैं। तो हमने देखा कि भाई चोट वोट का कोई निशान नहीं था, तो फिर मुझे लगा कि कुछ संदिग्ध ऐसा सिचुएशन आ रहा है, तो फिर हमने पुलिस को इंटीमेट कर दिया है और बाकी इनके आगे कार्रवाई के लिए पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है। क्या लगता है मैम कि हमने फांसी लगाई है कि लगाया गया है? ये एक हैंगिंग का मार्क है। अब आगे का कार्रवाई कैसे लगाया गया है, लगा है, वो तो आगे कार्रवाई होगी तो ही पता चलेगा। बाकी हैंगिंग मार्क है वहाँ पे। मृतक का क्या नाम है मैम? क्या कह रहे हैं? मृतक का क्या नाम है? प्रियंका यादव, 18 साल उम्र है। क्या नाम है तुम्हारा? आरती। ये जो लड़की फांसी लगाई है वो कौन लड़की है और क्या नाम है उनका, क्या मामला है पूरा? ये मेरी बहन है सर, और इसका नाम प्रियंका है। और ये दोनों आपस में लड़ाई करते थे और लड़ाई करते थे। इसका हस्बैंड डेली धमकी देता था कि हम जेल चले जाएंगे, मर जाएंगे, भले हो जाए, लेकिन हम छोड़ देंगे इसको। छोड़ के फिर हम चले जाएंगे जेल, भर के मार के इसको फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो बहुत बात बोलता था। तो ये बोलने के बाद फिर ऐसे सबका डेली का झगड़ा है, इससे डेली झगड़ा करते थे। हम बहुत समझाते कहते, बगल ही में हम थे। तो आज कैसे पता चला कि फांसी लगाई है? किस समय देखिए, ये किस समय 3:30 बजे का हुआ। ये संजय आए खाना खा के दोनों आपस में लड़ाई करने लगे। हम सो रहे थे। सोने के बाद फिर हमें आवाज़ आई। आवाज़ आने के बाद फिर हम जब सो के उठे तो दरवाजे पे हम अपने बैठ गए। जब बैठे हम दरवाजे पे तो ये सब तो संजय इसको पकड़ के मेरी भनिया को और उसका नीचे कर दिए। नीचे करने के बाद फिर हम आए तो उसको पकड़ के कबाड़ में छोड़ा दिए। दोबारा इसको छोड़ा के तो हम बाहर करें इसको, संजय को। जिसको जब बाहर हम छोड़ा के करें सर, तो फिर दोबारा वापस आ गए। हम ये बोलने लगे कि दीदी इसको छोड़ा लो, नहीं हम मार के उसको बहुत मारेंगे, घर से ला के मारेंगे इसको। तो हम कहे कि तू अपने ड्यूटी, हम इससे बोले कि तुम अपने ड्यूटी चली जाओ, हम इसको संभाल लेंगे। तो फिर ऐसे करते करते फिर छोड़ा के, फिर इसको छोड़ा के तो हम अलग कर दिए दोनों के। फिर इसको छोड़ा के अलग कर लिया। फिर यही तो मान लीजिए ड्यूटी चले गए। तब फिर फ़ोन करवाएं हम, एक किसी और नंबर से फ़ोन करवाएं, तो अपने पति के पास फ़ोन करवाएं। तो हमारे पति बोलेंगे संजय ऐसी बात है, तो कहें हाँ ये मरने दो। संजय बोले तुमको कैसे पता चला कि ये फांसी लगाई है? देखे सर, खिड़की में वो लगा था पर्दा, जो नहीं कवर होता है वो वाला, तो वो पर्दा को हम हाथ डाल के पूरा, देखिए मेरा हाथ सूजा है, वो हथवा डाल के पूरा हम उसको ढकोल दिए। ढकोलने के बाद जब देखें तो लटक गई थी। तो इस महिला के पेट के अंदर कुछ प्रेगनेंसी भी है? कई महीने का है? 4था महीना चल रहा है सर। चौथे में। क्या शादी अपने मन से की है? अपने मन से की, अपने मन से की है। भाग की शादी की रहते थे आप लोग? डाला में। ये लोग कहाँ रहते थे? ये तो इसका घर तर निवासी कर्मचार में है। तो लड़की का मायका कहाँ पे है? डाला है सर। अभी फिलहाल में कहाँ रहती थी? अभी फिलहाल में बलुआ टोला है। बोले किराए पे? किराए पे है। किस कंपनी में काम करती है? ये काम नहीं करते हैं, संजय काम करते हैं रिलैक्स में, बैंक में काम करते हैं। कितने दिन से ओबरा में रह रहे थे लोग? ये ओबरा में ज़्यादा दिन नहीं, दूसरा महीना लग रहा है। हाँ सर। तो बच्चे कितने महीने का है? 4था महीना चल रहा है। 4था महीने का है। जी सर। सोनभद्र से सीनू संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। सोनभद्र में प्रस्तावित विंध्य एक्सप्रेसवे को लेकर किसानों का विरोध तेज होता जा रहा है। किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा ने आरोप लगाया है कि परियोजना के नाम पर किसानों की उपजाऊ और पुश्तैनी जमीन अधिग्रहित की जा रही है, जिसका किसान विरोध करेंगे। संदीप मिश्रा ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित विंध्य एक्सप्रेसवे से आम किसानों की बजाय बड़ी कंपनियों को अधिक लाभ होगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि यदि एक्सप्रेसवे का निर्माण करना है तो उसका मार्ग ऐसी भूमि से तय किया जाए जहां किसानों की खेती, मकान और आजीविका प्रभावित ना हो। उनका कहना था कि किसानों की सहमति के बिना किसी भी परियोजना को लागू करना उचित नहीं है। कार्यक्रम में क्षेत्र पंचायत सदस्य रामराज सिंह ने भी किसानों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि क्षेत्र के अधिकांश किसान अपनी जमीन बचाना चाहते हैं। उन्होंने सरकार से किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए परियोजना पर पुनर्विचार करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों के बीच फलदार पौधों का वितरण भी किया गया। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। और आप क्या चाहते हैं? जी हम चाहते हैं कि यहाँ से विंध्य एक्सप्रेसवे रोड पास न हो और हमारी ये जो धरती है वो माता हैं और हम लोगों को इससे हानि होगा और हम लोग किसान खाए पिए बिना मरने लगेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामराज सिंह है। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ खुज्जा से, संडी से। और आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो विंध्य एक्सप्रेसवे का जो प्लान बन रहा है रोड बनने के लिए से, ये बंद हो, क्योंकि इससे हम लोग किसानों का पूरा नुकसान हो रहा है और ये सौदा हम लोग नहीं करना चाहते। ये हमारी माता है, इससे हम लोग के अन्नदाता है, हम लोग इसी से हमारा जीव पालन चलता है। तो हम चाहते हैं कि ये विंध्य एक्सप्रेसवे हमारा बंद हो जाए। हम नहीं चाहते कि इससे हम लोग का जो है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इससे हमसे कोई लाभ नहीं। इससे
बंद अगर बनवाना चाहते तो जो पन्नूगंज रोड है, मार्ग है, उसको चौड़ीकरण कर दे, जो है कि उससे आदमी का लाभ होगा। इससे सिर्फ हानि हो रहा है। हम लोगों की ज़मीन काफ़ी चलेंगे, बिना खाए पीने हम लोग मरने लगेंगे। है ये अभियान नहीं रहा, ये जन आंदोलन हो गया है। आप देख सकते हैं कि आज खुज्जा में, भरसई में किस प्रकार का उत्साह है, किस प्रकार का उमंग है हमारे हृदयप्रिय छोटे भाइयों का, नौजवान साथियों का, माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का। जिस प्रकार से उत्साह है, अब ये जन आंदोलन का रूप ले लिया है। और मैं एक बात इस कालनेमी कारपोरेट नक्सलियों से कहना चाहता हूं कि ये सरकार के संरक्षण में जो हमारे किसानों, अन्नदाताओं, हमारे परिवारीजनों की जमीन हड़पने के लिए आए दिन रोज नए नीत हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, इसको सरकार बंद करे। और साथ में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये अडानी कारपोरेट नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में पूरे सोनभद्र के जल जंगल जमीन का दोहन तो करने निकला ही है, साथ में हमारे अन्नदाता परिवारीजनों की जमीन को हड़पने का जो एक नियम बनाया है सरकार ने, विंध्य एक्सप्रेसवे को कैबिनेट से पास करके, उस पर किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा एक ही बात कहना चाहता है कि तत्काल विंध्य एक्सप्रेसवे वापस हो, क्योंकि हमारे किसान, हमारे अन्नदाता, हमारे परिवारीजन, एक भी परिवारीजन नहीं चाहता कि ये विंध्य एक्सप्रेसवे बनाई जाए, क्योंकि ये विंध्य एक्सप्रेसवे केवल और केवल अडानी को, कारपोरेट नक्सलियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही है। और पूरे मिर्जापुर में, चंदौली में और सोनभद्र में जगह जगह पे विंध्य एक्सप्रेसवे का विरोध हो रहा है। कोई भी किसान ये सड़क नहीं चाहता। और सरकार को एक सुझाव मैं देना चाहता हूं कि यदि आपको सड़क बनवानी ही है तो रावतगंज पन्नूगंज खलियारी मार्ग, जो कलवारी से खलियारी मार्ग के नाम से जाना जाता है, उसको 4 लेन बनाइए। जो सड़क की कोई डिमांड नहीं कर रहा है, कोई मांग नहीं कर रहा है, केवल उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार कारपोरेटों के करिंदा के रूप में काम कर रही है। इस पर हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और आने वाले समय में यदि सरकार इस पे बैक न हुई तो एक बड़ा आंदोलन करने को किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकारों की होगी। पेड़ है तो प्राण है। सोनभद्र से सीनू संवाददाता कुंदर चौधरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।